राम राम जी सभी को। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया था? तो यह आया था 1928 में शीतकालीन ओलंपिक में। 1928 शीतकालीन ओलंपिक में। FIMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। किस ओलंपिक खेलों में डोप टेस्ट शुरू किया गया था? डोप टेस्ट शुरू किया गया था 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेलों में। किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया था? तो ये 1960 के रोम ओलंपिक में पहला केस पाया गया था डोपिंग का। आगे चलते हैं। IASM की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन IASM की फुल फॉर्म है। एथलेटिक ट्राइंगल से क्या तात्पर्य है? तो एथलीट, कोच और पेरेंट्स। एथलीट, कोच और पेरेंट्स। किसी एक खिलाड़ी को अगर हृदय गति नापनी है तो कैसे मापी जाती है? तो पहले 6 सेकंड की हृदय गति निकालकर उसको 10 से गुणा कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं? तो ये होते हैं 38.5 डिग्री सेल्सियस। अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो ये 3 प्रकारों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो प्रकृति के आधार पर चोटों को 2 प्रकार में बांटा गया है। खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? तो ये फिटनेस है। सबसे अहम सिद्धांत फिटनेस का होता है। खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है राइस। राइस को रूल ऑफ थंब के नाम से जाना जाता है। आगे करते हैं। चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है टॉर्निक। डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है स्टिचेस। एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना है? तो ये स्टिचेस की संभावना होती है। स्ट्रेन किसे कहते हैं? यह मांसपेशी और टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या टूट जाए, उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेन। मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है क्रैम्प। मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खिंच जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको मसल्स पुल कहते हैं। लिगामेंट्स के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाना या लिगामेंट का टूट जाना क्या कहलाता है? तो उसका नाम है स्प्रेन। आगे चलते हैं। टेंडन के तंतु के अचानक से खिंच जाने के कारण उसमें सूजन आने को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है टेंडिनिटिस। खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर के प्रहार से मांसपेशी में सूजन या रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है गुम्बड़, कंट्यूजन। आगे चलते हैं। जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी ज्वाइंट्स की पूर्व स्थिति से अलग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका नाम है डिसलोकेशन। ज्वाइंट्स के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसका नाम है साइनोवाइटिस। किसी हड्डी के पूरी तरह या अधूरे रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है फ्रैक्चर। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है हेमाटोमा। आगे चलते हैं। चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लैक्रेशन। चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना लैक्रेशन कहलाता है। चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है एब्रेशन। चमड़ी पर त्वचा पर रगड़ लग जाना एब्रेशन कहलाता है।
चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांतों में SAID से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स। वाडा की फुल फॉर्म क्या है? तो वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करता है, तो इसका नाम है डोपिंग। डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज़ का नमूना लिया जाता है? तो ये मूत्र का नमूना लिया जाता है। उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचती है? तो इसका नाम है जटिल अस्थिभ्रंश। हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर का मुलायम अंग भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको जटिल अस्थिभ्रंश कहते हैं। वे साधन वह प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार होता है, तो उसका नाम है एर्गोजेनिक एड्स। वह कौन सा अस्थिभंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं मुड़ जाती है? तो उसका नाम है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जिसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। आगे चलते हैं, वह कौन सा अस्थिभंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है? तो ये कहलाता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। घाव कितने प्रकार के होते हैं? तो घाव 4 प्रकार के होते हैं। खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी यूनान से। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हिप्पोक्रेटिस को जाता है। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का कार्य होता है खेल से पूर्व प्रशिक्षण के समय और प्रतियोगिताओं के समय। शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सक का कार्य होता है खेल से पूर्व प्रशिक्षण के समय और प्रतियोगिताओं के समय। खेल चिकित्सा संबंध है खिलाड़ियों के बचाव में और स्वास्थ्य की देखभाल करने में। खेल चिकित्सा संबंध है खिलाड़ियों के बचाव में और स्वास्थ्य की देखभाल करने में। आगे चलते, खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं तो ये है सामान्य चिकित्सक, कायिक चिकित्सक और शल्य चिकित्सक। सभी खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं, सामान्य चिकित्सक, कायिक चिकित्सक और शल्य चिकित्सक। खेल चिकित्सा परिचित होता है तो ये होते हैं सामान्य चिकित्सा के सिद्धांतों से, आहार कार्य चिकित्सा के सिद्धांतों से, खेल स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों से। खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सेंट मॉरिस स्विट्जरलैंड में। उस प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है? तो उसका नाम है पिरामिड ट्रेनिंग। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है? तो इसका नाम है टेम्पोलिक ट्रेनिंग। टेम्पोलिक ट्रेनिंग कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेच दिया जाता है। पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के धावकों ने प्राप्त किया? तो ये किया था रूस के धावकों ने। कंटिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है पैरालफ ट्रेनिंग। पैरालफ ट्रेनिंग कंटिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीक का दूसरा नाम है। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो इसका नाम है हीट ट्रेनिंग। आगे चलते हैं, एक धावक द्वारा मांसपेशी पीड़ा, मांसपेशी सूजन तथा मांसपेशी संकुचन के दौरान स्ट्रेच होने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसका नाम है मसल सोरनेस। आगे चलते हैं, मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसका नाम है मसल पुल। कोहनी का हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में अत्यधिक स्ट्रेच आ जाए तो उस चोट को क्या कहेंगे? तो इसका नाम है टेनिस एल्बो। किसी शारीरिक क्रिया को करते समय मांसपेशियों में क्रैम्प आने के क्या कारण हैं? तो ये कारण हो सकते हैं अत्यधिक गर्म वातावरण में अभ्यास करने के कारण, ग्लाइकोलाइटिक की कमी होना, रक्त का संचरण संकुचित मांसपेशियों तक पर्याप्त न पहुंच पाना, मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम की मांसपेशियों में कमी आ जाने के कारण मांसपेशियों में क्रैम्प हो सकता है। आगे चलते हैं, शारीरिक अभ्यास करते समय
अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंट्यूम्यूशन। बार बार अभ्यास के कारण टेंडन के तंतुओं में सूजन, सख्त और छोटा हो जाना क्या कहलाता है? तो ये टेंडनआइटिस कहलाता है, टेंडनआइटिस। जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन व दर्द से संबंधित चोट को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है साइनोवाइटिस। खेलों में टेंडनआइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? तो इसका नाम है एचिलिस टेंडन। जोड़ के पास लिगामेंट के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को स्प्रेन कहते हैं। मांसपेशी या टेंडन के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने की चोट को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है स्ट्रेन। आगे चलते हैं। चौथा लंबर वर्टिब्रा के 5वें लंबर वर्टिब्रा पर या 5वें लंबर वर्टिब्रा के पहले सैक्रल वर्टिब्रा पर स्लिप करने को कौन सी इंजरी कहते हैं? तो इसका नाम है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और स्पॉन्डिलाइसिस। आगे चलते हैं। बाहरी जोरदार प्रहार से मांसपेशियों और त्वचा के बीच रक्त का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हेमाटोमा। जोड़ के पास टेंडन या साइनोवियल क्षेत्र में सूजन आ जाए तो क्या कहलाता है? तो इसका नाम है टीनोसाइनोवाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस कहलाता है। गर्दन की मेरु रज्जु में डिस्क के खिसकने या दर्द होने की चोट को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। आगे चलते। कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है बैक एक। किसी खिलाड़ी के क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कंट्यूजन आ जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है चार्ली हॉर्स। जब घुटने का फ्लेक्सर मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो इस चोट को क्या कहेंगे? तो इसका नाम है मायोसाइटिस, मायोसाइटिस। आगे चलते हैं। एड़ी के नीचे की मांसपेशी के ठुकने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाए तो इस चोट को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है ब्रूसाइटिस। मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है मार्च फ्रैक्चर। आगे चलते हैं। वह ओवरयूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसका नाम है फ्लांटर फसाइटिस, फ्लांटर फसाइटिस। वह ओवरयूज जिसमें टिबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द व सूजन रहे उस चोट को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है एंटीरियर लेग पेन, एंटीरियर लेग पेन कहते हैं। जिसमें टिबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द व सूजन रहे तो उसका नाम है एंटीरियर लेग पेन। एंटीरियर लेग पेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है सिन पेन। किस कैनेडियन को खेल चिकित्सा का पिता कहा जाता है? तो उनका नाम है डॉक्टर जे.सी. कैनेडी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी है? तो इसका नाम है फेडरेस इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। खेल चिकित्सा की अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। खेल चिकित्सा की अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी अमेरिका में स्थित है। आगे चलते हैं। फेडरेशनल इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को इसके लाभ पहुंचाना सभी फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों में खेल चिकित्सा के महत्व हैं। तो इसके महत्व प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, कार्यक्षमता के आधार पर खाद्य योजना बनाना, वांछित सुधारों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना सभी खेल चिकित्सा के महत्व हैं। आगे चलते हैं। खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने के कारण है यश, प्रशंसा एवं सम्मान, स्पर्धाओं में उत्तम प्रदर्शन और स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने की लालसा खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने के कारण है। मादक पदार्थ का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? तो शारीरिक उत्तेजना और मानसिक उत्तेजना। व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिकारक प्रभाव है संवेगों पर नियंत्रण का अभाव, बेचैनी अनुभव, महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण विकसित होना सभी मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभाव हैं। आगे चलते हैं। 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी का नाम है बेन जॉनसन।
रक्त डोपिंग के कुप्रभाव में है HIV, रक्त थक्कों का बढ़ना। HIV और रक्त थक्कों का बढ़ना रक्त डोपिंग के कुप्रभाव है। खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करना और रक्त डोपिंग। सभी खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन है। आगे चलते हैं। मादक पदार्थ या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी हैं माइक टायसन, बेन जॉनसन। एथलेटिक्स में है सीमा अंतिल। एर्गोजेनिक एड्स का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है शक्ति उत्पादन करती है, प्रयोग पुनर्प्राप्ति को उत्प्रेरित करता है, खेल दक्षता पर वास्तविक प्रभाव डालती है। एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं पोषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, औषधात्मक और शरीर क्रियात्मक। सभी एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं। आगे करते हैं। भोजन पोषण के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स। पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स कहलाती हैं। खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, युक्तियों, क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो इनका नाम है एर्गोजेनिक एड्स। पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं गोलियों के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में और इंजेक्शन के रूप में। पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? तो वे सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करते हैं। शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में बाधित परिवर्तन करते हैं तथा खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्ति की गति बढ़ाते हैं। आगे चलते। सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, क्रेटमिन व विटामिन्स और जड़ी बूटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ हैं प्रोटीन, क्रोमियम और वेनेडियम। प्रोटीन, क्रोमियम और वेनेडियम सभी शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खोई हुई शक्ति की प्राप्ति की गति बढ़ाने वाले पदार्थों के नाम हैं तरल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, खनिज और जड़ी बूटियाँ। मनोवैज्ञानिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं सम्मोहन व मानस दर्शन। सम्मोहन व मानस दर्शन सभी मनोवैज्ञानिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं। यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं तो ये हैं हल्के जूते, विशेष प्रकार के कपड़े, धातु मिश्रण से बने उपकरण सभी यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं तो इनका नाम है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एम्फेटामाइंस और एंडोस्टेनेडियोन। आगे करते हैं। खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है तो रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा और विज्ञापनों के द्वारा खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाड़ी को शारीरिक व्यायामों के लिए किन विटामिन्स की आवश्यकता होती है? तो इनका नाम है थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और पेंटोथोनिक। आगे चलते हैं। प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। इनका नाम है अफीम, गांजा, मार्फिन, हेरोइन और कोकीन व LSD सभी प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। आगे करते हैं। खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के स्थान है खेल का मैदान, स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के कारण हैं तो मैदानों का घटिया रखरखाव, मौसम का विपरिवर्तन व स्थितियाँ, प्रशिक्षण का अभाव के कारण खिलाड़ियों में घायल व चोटग्रस्त होने के सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाड़ी को खेलकूद के समय लगने वाली चोटें हैं सामान्य चोटें और गंभीर चोटें। सामान्य चोटें हैं रगड़, छीलना, गुमचोट, त्वचा का फटना सभी सामान्य चोटों के अंतर्गत आते हैं। आगे करते सभी प्रकार की चोटें हैं तो ये है लिगामेंट का फटना, मांसपेशी का फटना और अस्थि भंग। आगे करते खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेलों में जोखिम उठाना पड़ता है तो इसमें घुड़दौड़ में,
कार मोटरसाइकिल दौड़ में और द्वंद्वात्मक प्रतियोगिताओं में जोखिम उठाना पड़ता है। कौन सी गंभीर चोट है? तो इसमें से अस्थि भंग, स्थान भ्रंश और अंग भंग सभी गंभीर चोटों में आते हैं। खिलाड़ी को दौड़ते समय अस्थि टूटने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अस्थि भंग। आगे चलते हैं। शरीर को खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है स्थान भ्रंश। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग है तो संक्रामक रोगों के नाम हैं HIV, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड और मलेरिया सभी संक्रामक रोगों के नाम हैं। असंक्रामक रोग हैं तो असंक्रामक रोगों के नाम है मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप सभी असंक्रामक रोगों के नाम हैं। भयानक रोग हैं तो भयानक रोगों में तपेदिक, फीलपांव, प्लेग, HIV और यौन संक्रमित रोग सभी भयानक रोगों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खेलों में चोट लगने के मुख्य कारण हैं तो इनमें है खिलाड़ी की कमजोर शारीरिक स्थिति, खेलों में भाग लेने से पूर्व अपर्याप्त गरमाना, खिलाड़ियों की मानसिक रूप से कमजोर स्थिति सभी खेलों में चोट लगने के कारण हैं। अस्थि भंग के लक्षण हैं तो अस्थि भंग के लक्षण में आते हैं असहनीय पीड़ा, सूजन और विरूपता सभी अस्थि भंग के लक्षण हैं। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा। पुनर्वास का अर्थ है तो पुनर्वास का अर्थ है खिलाड़ी को खेल मैदान पर वापसी, पूर्व क्षमताओं के साथ वापसी। पुनर्वास का क्षेत्र है मेडिकल पुनर्वास, वोकेशनल पुनर्वास और मोम की सिकाई सभी पुनर्वास के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन है तो ये है मालिश, ठंडा व गर्म सेक, मोम की सिकाई। खेलों में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए उपचार किया जाता है तो ये पैराफिन बाथ के द्वारा, कंट्रास्ट बाथ के द्वारा और वर्लपूल बाथ के द्वारा खेलों में लगी चोटों में सूजन कम करने के सभी उपचारों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खिलाड़ी का कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खेल से संबंधित है? तो ये जूडो से संबंधित है। अत्यधिक रक्त बहने की स्थिति की रोकथाम की जाती है टॉनिक पेट के द्वारा। आगे करते हैं। मधुमेह होने का कारण शरीर में इंसुलिन का न बनना। खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास किया जाता है करेक्टिव व्यायामों के द्वारा। जल के माध्यम से किया गया उपचार जाना जाता है हाइड्रोथेरेपी। जल के माध्यम से किया गया उपचार हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। खेलों में लगने वाली चोटें, उनका उपचार एवं संस्थापन का अध्ययन किया जाता है खेल चिकित्सा में। आगे चलते हैं। शरीर में मोटापे का मापन किया जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा। चोटों के तुरंत उपचार वाले 4 कदम वाली प्रक्रिया को राइस कहते हैं। खेल संबंधी चोटों का किसके द्वारा दर्द को कम किया जा सकता है? तो मसाज के द्वारा दर्द को कम किया जा सकता है। किन खेलों में खिलाड़ी को गुम चोट लगने का अंदेशा रहता है? तो इसमें मुक्केबाजी में, कुश्ती में और कबड्डी में गुम चोट लगने का डर रहता है। आगे चलते हैं। लिगामेंट की चोट है तो लिगामेंट की चोट है मोच। खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने के उपरांत खेल मैदान पर पुनः क्षमताओं के साथ वापसी को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है पुनर्वास। साधारणतः खिलाड़ी को मोच कहाँ आती है? तो घुटने व टखने में साधारणतः मोच खिलाड़ियों को टखने व घुटने पर आती है। आगे करते हैं। खिलाड़ी की एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है मल्टीपल फ्रैक्चर। खिलाड़ी के गुम चोट लगने पर किस प्रकार का उपचार करना चाहिए? तो ये ठंडे व गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए। बर्फ व ठंडे पानी की सिकाई करनी चाहिए गुम चोट लगने पर। आगे करते खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने की स्थिति में पुनर्वास हेतु आवश्यक है तो ये है कायिक चिकित्सा। उपचार की रूपात्मकता खिलाड़ी के लिए सहायक है तो ये किसमें सहायक है? चोटिल अंगों की कार्यक्षमता को पुनः सक्षम करने में और चोटिल अंगों को पीड़ा कम करने में।
आगे चलते हैं, व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य कौन करता है? तो ये विटामिन सी करता है। व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य विटामिन सी करता है। खिलाड़ी को खेलते समय लगने वाली त्वचा की चोटें हैं रगड़ और छीलना। डोपिंग परीक्षण किया जाता है मूत्र का। खिलाड़ी किन कारणों से अक्षम हो जाता है? तो बीमारी और अपंगता के कारण खिलाड़ी अक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उपचार की रूपात्मकता की विधियां हैं। तो ये है विकिरण चिकित्सा और मालिश। एक पाउंड मांसपेशियों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बताइए। तो ये है 100 ग्राम। एक पाउंड मांसपेशियों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता 100 ग्राम होती है। चोट लगने की अधिक संभावना वाले खेल हैं। तो ये है मोटरसाइकिल दौड़, तलवारबाजी और बॉक्सिंग। आगे चलते हैं, विश्व के खेल चिकित्सा संगठन को जाना जाता है FIMS के नाम से। खिलाड़ी के नाक से रक्त बहने की अवस्था में क्या करना चाहिए? तो उसको लेटाना चाहिए। गंभीर चोट लगने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? तो उसकी इच्छा शक्ति में कमी आती है और आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। अगर खिलाड़ी को गंभीर चोट लग जाती है तो उसकी इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है और उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। खिलाड़ी को घुटने में चोट किस खेल में लगती है? तो ये फुटबॉल में लगती है। घुटने में चोट फुटबॉल खेल में लगती है। मानसिक दबाव की दशा खिलाड़ी के लिए अहितकर होती है। मानसिक दबाव खिलाड़ी के लिए अहितकर होती है। आगे चलते हैं, प्राथमिक उपचार बॉक्स रखा जाता है खेल के मैदान पर, जिम्नेजियम हॉल में और औद्योगिक संस्थानों में। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो ये किया गया था इंग्लैंड में। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता और हालत बिगड़ने से बचाना। आगे चलते हैं, एड्स किसको इंगित करता है? तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे चलते हैं, खिलाड़ियों की मांसपेशियों के दुखने अथवा फूलने के कारण है। तो यह तंतुओं का टूटना, मांसपेशियों के लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होना, मांसपेशियों के दुखने और फूलने के कारण हैं। आगे चलते हैं, चोट के पुनर्वास के लक्ष्य हैं। तो ये है चोटग्रस्त भाग का पूर्ण रूप से उपचार, चोटग्रस्त खिलाड़ी की पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी, चोट के कारण मांसपेशियों में आई कमजोरी को पुनः ताकत व शक्तिशाली बनाना, सभी चोट पुनर्वास के लक्ष्य हैं। आगे चलते, चोट का अर्थ है। तो चोट का अर्थ है किसी अंग का कट जाना, किसी अंग का छिलना और किसी अंग का फट जाना। मोच आने के सामान्य लक्षण है। तो ये प्रभावित अंग में सूजन आना, प्रभावित अंग में असहनीय पीड़ा होना, सभी मोच आने के लक्षण हैं। आगे चलते हैं, चोट से बचने के उपाय हैं अच्छे खेल उपकरणों का प्रयोग करना, खेल से पहले वार्म अप करना और शारीरिक दक्षता का होना। स्ट्रेन का अर्थ है खिंचाव, स्ट्रेन का अर्थ खिंचाव कहलाता है। आगे करते हैं, कंट्यूजन का अर्थ है। तो कंट्यूजन का अर्थ है भीतरी चोट, भीतरी घाव और नील पड़ना। खेल क्षमता को विकसित करने हेतु ड्रग्स सेवन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष व स्थान में पाया गया था? तो ये पाया गया था 1960 में रोम में। 1960 रोम में 4 कदम वाले राइस नामक उपचार का प्रयोग किया। किस प्रकार की चोटों में किया जाता है? तो ये स्ट्रेन में, स्प्रेन में और कंट्यूजन में, सभी प्रकार की चोटों में राइस नामक उपचार का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।